वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव हिल रही है। और ये कोई सैद्धांतिक बहस नहीं है, ये पावर और कंट्रोल का एक असल रीस्ट्रक्चरिंग है। जो हो रहा है वो सतह की नीचे है। सोचिए एक ऐसी फाइनेंशियल सुपर पावर के बारे में। अमेरिका के लिए ये सुपर पावर है डॉलर, दुनिया की रिजर्व करेंसी। इसी को एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं। मतलब उन्हें बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा कर्ज लेने की छूट मिल जाती है। एक ऐसा सेफ्टी नेट जो सच कहें तो किसी और के पास है ही नहीं। लेकिन जब इसी विशेषाधिकार को एक हथियार बना दिया जाए तब क्या होता है? जब फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल दबाव के लिए होता है तो इसका असर सिर्फ टारगेट पर नहीं होता, ये पूरे सिस्टम में एक सिग्नल भेजता है और दूसरे देश अपनी कमजोरियों को देखने लगते हैं और जाहिर है विकल्प तलाशना शुरू कर देते हैं। तो एक वैकल्पिक फाइनेंशियल सिस्टम का बनना कोई हादसा नहीं था, ये कुछ खास जियोपॉलिटिकल एक्शन का सीधा नतीजा था। मतलब पावर के एक प्रदर्शन ने एक काउंटर पावर के बनने की जमीन तैयार कर दी। 2022 में रूस के फॉरेन रिजर्व्स का फ्रीज होना एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दुनिया को एक कड़वी हकीकत दिखाई। अगर आपकी संपत्ति पर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो आपकी है ही नहीं। और बस इसी एक घटना ने फाइनेंशियल सॉवरेनिटी यानी वित्तीय संप्रभुता के सवाल को एकदम सेंटर में ला दिया। और ये बात सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं है जिन पर प्रतिबंध लगे हैं, नहीं, जो डेवलपिंग देश हैं वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वो इससे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का एक मौका देख रहे हैं, एक मौका अपनी खुद की फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का जो पश्चिमी निगरानी के दायरे से बाहर हो। तो इसका हल क्या है? देखिए, मौजूदा सिस्टम को बदलने के बजाय ये देश एक बिल्कुल नया सिस्टम बना रहे हैं, एकदम पैरेलल। समझिए, फाइनेंशियल पाइपों का एक नया सेट बिछाया जा रहा है। मकसद साफ है, वेस्टर्न कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बाईपास करना ताकि बाहरी दबाव का असर ही ना हो। और इस नए सिस्टम के दिल में है ब्रिक्स पे। अब एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई करेंसी नहीं है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्विफ्ट के बारे में सोचना, वो नेटवर्क जो लगभग हर ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। ब्रिक्स पे स्विफ्ट के दबदबे को सीधी चुनौती है। इसका मकसद ग्लोबल फाइनेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल को ही बदलना है। और इन दोनों में जो फर्क है वो इनके डिजाइन में है। स्विफ्ट एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, मतलब इसे कंट्रोल किया जा सकता है और देशों को इससे बाहर भी किया जा सकता है। ब्रिक्स पे को ठीक इसका उल्टा बनाया जा रहा है। इसका आधार है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फोर्स्ड एक्सक्लूजन का आइडिया, यानी किसी को जबरदस्ती बाहर न किया जा सके। और यही एक चीज पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल देती है। और ब्रिक्स पे जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, ये पहले से मौजूद जो नेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे चीन का सिप्स और भारत का यूपीआई, उन्हें आपस में जोड़ रहा है। जब ये ताकतवर सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे तो जो नेटवर्क बनेगा वो अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। पर यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम को खड़ा करने के लिए उसे असल दुनिया की संपत्ति से सहारा देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं उन रिसोर्सेज और मटेरियल्स की जो इस नए सिस्टम की नींव बन रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ब्रिक्स देश दुनिया के कुछ सबसे क्रिटिकल फिजिकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। जब 72% रेयर अर्थ मिनरल्स पर आपका कंट्रोल हो, वो मिनरल्स जो हर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार में लगते हैं, तो ये आपको एक अलग ही तरह का लेवरेज देता है। ये सिर्फ कागजी पैसे पर टिके सिस्टम का एक बहुत ही मजबूत विकल्प बनाता है। और यही बात फिजिकल गोल्ड की तरफ बढ़ते झुकाव को भी समझाती है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कागजी एसेट्स और दूसरों के कंट्रोल वाले फाइनेंशियल सिस्टम्स में गहरे अविश्वास का संकेत है। आइडिया सिंपल है, संकट के वक्त हाथ में मौजूद सोना डिजिटल वादों से कहीं ज्यादा कीमती होगा। और फिर आता है पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट। 50 साल से ये अमेरिकी डॉलर के दबदबे का एक बड़ा स्तंभ रहा। इसका बिना रिन्यू हुए खत्म हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। दशकों तक तेल की बिक्री डॉलर में होने से इस करेंसी की एक आर्टिफिशियल डिमांड बनी हुई थी। अब उस पिलर को हटा दिया गया है, जाहिर है डॉलर की नींव पर असर पड़ेगा। लेकिन हकीकत को भी देखना जरूरी है। एक बिल्कुल नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई बड़ी रुकावटें हैं जो इस प्रोजेक्ट की असल मुश्किल को सामने लाती हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ चीन की विशाल इकोनॉमी और दूसरी तरफ इथियोपिया जैसी छोटी इकोनॉमी। ये जो आर्थिक असमानता है, ये एक यूनिफाइड मॉनेटरी पॉलिसी बनाना लगभग नामुमकिन कर देती है। इतने अलग अलग आर्थिक हितों वाले देशों के लिए एक जैसी पॉलिसी कैसे बन सकती है?
और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। देशों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं। एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कोई कॉमन सेंट्रल बैंक नहीं है, और शायद सबसे बड़ी बात, रुपया और युआन जैसी बड़ी करेंसियां पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है। ये सब बहुत गहरी स्ट्रक्चरल दरारें हैं जिन्हें भरना आसान नहीं है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी के आइडिया को लेकर बहुत श्योर नहीं हैं। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, ये एक नॉन स्टार्टर है। मतलब निकट भविष्य में एक कॉमन करेंसी की उम्मीद करना असलियत से परे है। असली फोकस करेंसी पर है ही नहीं, असली फोकस पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उस पाइपलाइन पर है। और ये टाइमलाइन यही दिखाती है कि ये कोई रातों रात होने वाली क्रांति नहीं है। नहीं, ये एक बहुत धीमी, सोची समझी, दशकों तक चलने वाली परियोजना है। इसकी नींव 2014 में रखी गई थी और इसके पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में 2030 या उसके बाद तक का वक्त लग सकता है। ये स्पीड का नहीं, धीरज का खेल है। तो सबसे अहम बात क्या है? देखिए, इसका मकसद डॉलर को पूरी तरह से रिप्लेस करना नहीं है। मकसद है एक विकल्प बनाना, और जब एक मजबूत विकल्प मौजूद होता है तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को तोड़ता है, उसे फ्रैगमेंट करता है। ये कैपिटल के बहाव को बदलता है और एक नई तरह की अस्थिरता को जन्म देता है जिसके लिए शायद दुनिया तैयार नहीं है। और शायद सबसे बड़ा खतरा सिस्टम का बनना या न बनना नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है इस नई प्रणाली के बनने की लंबी ट्रांजिशनल अवधि। ये एक अधूरे पुल की तरह है जो बनते समय सबसे ज्यादा कमजोर होता है। महत्वाकांक्षा और हकीकत के बीच का यही फासला है जहां गलत अनुमान लगाए जाते हैं और अस्थिरता पैदा होती है। आने वाले सालों का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क यहीं छिपा है।